हेलो फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। मैं आपको बता दूं कि मैं भी बहुत अच्छा हूं। आज की जो क्लास है इसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझेंगे। ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जो डेफिनेशंस आज हम समझेंगे, जो कॉन्सेप्ट्स आज हम पढ़ेंगे, ये थ्योरी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ साथ में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन पे आते हैं, जो कि है डोमेस्टिक टेरिटरी। देखिए, डोमेस्टिक टेरिटरी में ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज को कवर करता है। ठीक है, मैप की बाउंड्री को नहीं, जियोग्राफिकल बाउंड्री को नहीं, ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज को कवर करता है। अब पॉलिटिकल बाउंड्रीज में क्या क्या आता है, इसके लिए आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, इसके लिए आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, जिसमें सबसे पहले अगर मैं इंडिया की बात करूं, ठीक है, मैं इंडिया का एग्जांपल लेके चलता हूं। डोमेस्टिक टेरिटरी, इंडिया, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या आता है, अगर मुझे ये मालूम करना है ना, तो मुझे दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक, नॉर्मल रेसिडेंट। ये नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। और दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंडिया की डोमेस्टिक, या मैं ये को किसी भी कंट्री की अगर आपको डोमेस्टिक टेरिटरी निकालनी है तो आपको ये दो चीजें ध्यान में रखनी होंगी, एक नॉर्मल रेसिडेंट और एक ऑर्गेनाइजेशन। सिंपलिसिटी के लिए हम लोग इंडिया की बात करके चलते हैं कि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या आएगा। ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो इंडिया की जितनी भी एम्बेसीज हैं, ठीक है, इंडिया की जितनी भी एम्बेसीज हैं, इंडिया के जितने भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, या इंडिया की जितनी भी अदर ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने क्या बोला, इंडिया की जितनी भी एम्बेसीज हैं, जितनी भी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी अदर ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो किसी भी कंट्री में क्यों ना लोकेटेड हो, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंडिया की जितनी भी एम्बेसीज हैं, इंडिया की जितनी भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, या इंडिया की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसी भी कंट्री में क्यों ना लोकेटेड हो, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी। तो सबसे पहले इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या आ गया, इंडिया की एम्बेसीज, इंडिया की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, और तीसरा इंडिया की अदर ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं नॉर्मल रेजिडेंट की। देखिए, इंडिया के जो भी नॉर्मल रेसिडेंट होंगे, ये नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। इंडिया के जितने भी नॉर्मल रेसिडेंट हैं, अगर वो शिप्स को ओन करते हैं, वो अगर एयरक्राफ्ट को ओन करते हैं, ठीक है, इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट अगर किसी भी शिप्स को ओन करते हैं, किसी भी एयरक्राफ्ट को ओन करते हैं, तो वो शिप और वो एयरक्राफ्ट इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगे। इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट अगर फिशिंग वेसल को ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट अगर फिशिंग वेसल को ऑपरेट कर रहे हैं, वो ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स को ऑपरेट कर रहे हैं, भले ही वो इंटरनेशनल वाटरवे में क्यों ना हो, भले ही वो इंटरनेशनल वाटरवे में क्यों ना हो, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दो चीजें हैं जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आती हैं, कौन कौन सी, सबसे पहले नॉर्मल रेसिडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा आता है मेरा ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या आता है, इंडिया की जितनी भी एम्बेसीज हैं, इंडिया के जितने भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हैं, इंडिया की जितनी भी अदर ऑर्गेनाइजेशन है, वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में क्यों ना हो, वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होते हैं। वहीं पर अगर मैं नॉर्मल रेसिडेंट की बात करूं, नॉर्मल रेसिडेंट जो है, अगर वो कोई भी शिप्स ओन करते हैं, कोई भी एयरक्राफ्ट ओन करते हैं, वो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट अगर इंटरनेशनल वाटरवे में जो है वो फिशिंग वेसल को ऑपरेट कर रहे हैं, वो ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स को ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगे। उसी तरह से किस किस को वो एक्सक्लूड करेगा, देखिए, इंडिया में अगर कोई बाहर किसी कंट्री की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एम्बेसी है, तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगी, वो उस कंट्री का पार्ट होगी जिस कंट्री को बिलोंग करते हैं। अब बात उठती है कि ये नॉर्मल रेसिडेंट क्या है।
देखिए, नॉर्मल रेसिडेंट होने के लिए मुझे दो कंडीशन का सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। कौन कौन सी? पहली कंडीशन, इंडिया को लेके चलते हैं। अगर कोई पर्सन इंडिया में 1 साल के लिए रह गया, ठीक है, कोई पर्सन अगर इंडिया में कम से कम 1 साल के लिए रह गया और इंडिया में ही उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, ठीक है, कोई पर्सन अगर इंडिया में रह गया, एक मिनट, कोई पर्सन अगर इंडिया में 1 साल के लिए रह गया और इंडिया में ही उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, तो मैं वो कहूंगा कि वो पर्सन इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट हो गया। अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट का क्या मतलब है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब है इंडिया में ही कमा रहा है, इंडिया में ही खर्च कर रहा है और इंडिया में ही वो पैसे को बचा रहा है, ठीक है। तो दो कंडीशन का सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, जल्दी बताइए क्या? बिल्कुल, इंडिया में ही वो अर्न कर रहा है, इंडिया में ही वो स्पेंड कर रहा है और इंडिया में ही वो सेव कर रहा है। और दूसरा, कम से कम वो इंडिया में 1 साल के लिए रह रहा हो, मिनिमम है, 1 साल से ज्यादा हो सकता है, 1 साल से कम नहीं होना चाहिए, 1 साल भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 4 तरह के जो लोग हैं वो नॉर्मल रेसिडेंट की कैटेगरी में कवर नहीं होते। कौन कौन से 4 लोग? सबसे पहला, बाहर से कोई इंडिया में घूमने आ रहा हो। दूसरा, कोई अगर फिशिंग, जो मेरे क्रू मेंबर होते हैं ना शिप्स के, वो। तीसरा, जो सीजनल वर्कर होते हैं। और चौथा जो है, वो लोग होते हैं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ होते हैं। ये 4 लोग नॉर्मल रेसिडेंट की कैटेगरी में नहीं आते। कौन कौन से लोग? सबसे पहला, जो सीजनल वर्कर है। दूसरा, जो क्रू मेंबर्स है शिप्स के। तीसरा, जो बाहर के जो ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में लोकेटेड है वहां के स्टाफ। और चौथा, जो फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में घूमने आते हैं। ये 4 लोग कभी भी नॉर्मल रेसिडेंट की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर ये 1 साल के लिए रुक गए इंडिया में, अगर ये इंडिया में 1 साल के लिए रुक गए, तो मैं बोलूंगा भैया अब आप नॉर्मल रेसिडेंट बन चुके हैं, आप इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट कैटेगरी में आ चुके हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि 2 कंडीशन होती है हमारा नॉर्मल रेसिडेंट होने के लिए। सबसे पहली जो कंडीशन है वो है कि आपको कम से कम 1 साल के लिए रहना है। और दूसरी कंडीशन ये है कि आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब है आप इंडिया में ही अर्न कर रहे हैं, इंडिया में स्पेंड कर रहे हैं और इंडिया में ही सेव कर रहे हैं। 4 तरह के कैटेगरी के लोग नॉर्मल रेसिडेंट की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। कौन कौन से लोग? सबसे पहला, जो बाहर से घूमने आए। दूसरा, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में लोकेटेड है उसके स्टाफ मेंबर्स। तीसरा, जो सीजनल वर्कर्स हैं। और चौथा, जो शिप्स होती है उसके क्रू मेंबर। लेकिन अगर ये 4 लोग इंडिया में 1 साल के लिए रुक गए, तो मैं बोलूंगा भाई लोग, आप लोग अब इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट हो गए। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है गुड्स का। गुड्स, सामान। तो देखिए, जो गुड्स होते हैं ना, वो 2 तरह के होते हैं। जो मेरे गुड्स हैं उनको मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। कौन कौन से? मैं क्या करूंगा, नॉर्मल इसी कैटेगरी में डिवाइड होते हैं गुड्स। एक होता है जी फाइनल गुड, एंड एक होता है मेरा इंटरमीडिएट। ठीक है, गुड्स मेरे 2 तरह के होते हैं। एक होता है मेरा फाइनल गुड और दूसरा आता है मेरा इंटरमीडिएट गुड। फाइनल गुड फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक होता है मेरा कंज्यूमर गुड, फाइनल गुड मेरे 2 कैटेगरी में आते हैं। एक आता है कंज्यूमर गुड और दूसरा जो मेरा आता है वो आता है कैपिटल गुड। ठीक है, जो गुड्स हैं वो 2 कैटेगरी के होते हैं। एक फाइनल गुड, एक इंटरमीडिएट गुड। दूसरा, फाइनल गुड जो है उसकी फर्दर 2 कैटेगरी होती है, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड। अब फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? देखिए, छोटा सा ही डिफरेंस है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने कोई भी गुड कंजम्पशन पर्पस के लिए लिया, ठीक है, अगर आपने कोई भी गुड कंजम्पशन पर्पस के लिए लिया या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लिया, ठीक है, अगर आपने कोई भी गुड कंजम्पशन पर्पस के लिए लिया या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लिया, ऐसे जो गुड होते हैं वो मेरे फाइनल गुड्स कहलाते हैं।
ठीक है, आपने कोई भी गुड परचेज किया जो आपने खुद कंज्यूम कर लिया या आपने उसकी इन्वेस्टमेंट कर दी, तो मैं बोलूंगा कि भैया वो फाइनल गुड हो गया। तो इंटरमीडिएट गुड क्या होता है? अगर आपने कोई भी गुड अगर आपने कोई भी गुड रीसेल करने के लिए लिया या यूज किया अदर प्रोडक्ट्स बनाने में, ठीक है, या आपने यूज किया अदर प्रोडक्ट्स बनाने में, तो इस टाइप के जो गुड्स होंगे वो कहलाएंगे इंटरमीडिएट। ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत ही छोटा सा अंतर है और इसमें गलतियां होती हैं, क्योंकि जो मेरा एक पर्टिकुलर गुड है वो कुछ केसेस में फाइनल गुड भी हो सकता है और कुछ केसेस में इंटरमीडिएट गुड हो सकता है, सेम गुड। मैं आपको अभी एग्जांपल दूंगा, ध्यान से सुनिए। फाइनल गुड क्या होता है? फाइनल गुड वो गुड होते हैं तो या तो आप कंजम्पशन पर्पस के लिए लेते हैं या आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लेते हैं। वहीं पे अगर आपने कोई भी गुड उसको बेचने के लिए लिया या दूसरा गुड बनाने के लिए लिया, तो वो गुड मेरा इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा। अब एग्जांपल देखिए, मान लीजिए मिस्टर ए ने परचेज किया मिल्क, दूध। मिस्टर ए ने परचेज किया मिल्क और इस मिल्क को उन्होंने कंज्यूम कर लिया, ठीक है, या तो बोर्नवीटा पी लिया या चाय पी ली, ठीक है। मिस्टर ए ने मिल्क परचेज किया और ए ने और ए की फैमिली वालों ने उस दूध को पी लिया किसी भी फॉर्म में, बॉर्नवीटा, मिल्क, मैंगो शेक, कैसे भी पीने में उससे मतलब नहीं है, चाय पी ली, कॉफी पी ली, लेकिन खुद ही कंज्यूम कर लिया, तो मिल्क इस केस में हो जाएगा मेरा फाइनल, ठीक है। वहीं पे ध्यान दीजिएगा, एक मिस्टर बी है, उन्होंने मिल्क परचेज किया और इस मिल्क को उन्होंने सेल कर दिया, आगे सेल कर दिया। दूध लिया, बेच दिया, दूध लिया, बेच दिया, इनका जनरल स्टोर है, ठीक है, डेयरी का बिजनेस है इनका, इन्होंने परचेज किया और बेच दिया। तो इस केस में ये जो मिल्क है ना, ये बन गया इंटरमीडिएट गुड्स। इस केस में ये बन गया इंटरमीडिएट गुड। अब ध्यान से सुनिएगा, एक मिस्टर सी है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एक मिस्टर सी है, इन्होंने भी मिल्क परचेज किया, लेकिन इस मिल्क से उन्होंने क्या किया, स्वीट्स बना ली और इस स्वीट्स को सेल कर दिया, ठीक है। इस स्वीट्स को चलिए स्वीट्स को भूल जाइए, सेल को भूल जाइए, इन्होंने इस मिल्क से स्वीट्स बना ली। तो देखिए इन्होंने मिल्क का यूज किया एक दूसरा प्रोडक्ट बनाने में, ठीक है, इन्होंने मिल्क का यूज किया दूसरा प्रोडक्ट बनाने में। इस केस में ये जो मिल्क है वो भी इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको 3 एग्जांपल बताए हैं, पहला परचेज किया सेल्फ कंजम्पशन के लिए, दूसरे केस में परचेज किया आगे बेचने के लिए, और तीसरे एग्जांपल में मैंने आपको बताया उन्होंने दूसरा प्रोडक्ट बनाया। तो पहले केस में जब कंज्यूम किया तो फाइनल गुड है, बाकी दो में, एक में उन्होंने क्या किया, सेल किया, और दूसरे में क्या किया, उन्होंने यूज किया दूसरे प्रोडक्ट बनाने में। तो ऐसे केस में भैया जी वो जो है हमारा मिल्क इंटरमीडिएट गुड्स हो गए। अब नेक्स्ट आते हैं एग्जांपल पे, देखिए मिस्टर एस ने कार परचेज करी पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, पर्सनल यूज के लिए। इस केस में जो कार है मेरी, इस केस में जो कार है मेरी वो कौन से गुड हो जाएगी, जल्दी बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, वो मेरी फाइनल गुड हो जाएगी। वहीं पर अगर मिस्टर डी है, वो कार डीलर है, इन्होंने कार परचेज की है, तो आपको मालूम है ये जो कार परचेज करेंगे ये आगे बेचेंगे, डीलर के पास तो बेचने के लिए आती है। तो इस केस में कार डीलर ने जो कार परचेज करी वो मेरी इंटरमीडिएट गुड हो गई, ठीक है, वो मेरी इंटरमीडिएट गुड हो गई। अच्छा, एक एग्जांपल मैं और देता हूं, इंटरमीडिएट गुड का। फाइनल गुड तो आप लोगों को क्लियर हो गया।
मिस्टर एन ने मिल्क परचेज किया और इस मिल्क से उन्होंने स्वीट्स बना दी। ठीक है, इस मिल्क से उन्होंने स्वीट्स बना दी। अब दो केस मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहला जो केस है, उन्होंने स्वीट्स कंज्यूम कर ली। दूसरा ये है कि इन्होंने सेल कर दी। ठीक है, सबसे पहले मिल्क परचेज किया, मिल्क से उन्होंने स्वीट्स बना दी। तो ये बात तो क्लियर हो गई, जो मेरा मिल्क है ये तो मेरा इंटरमीडिएट हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब स्वीट्स जब उन्होंने कंज्यूम करी तो देखिए इस केस में ये मेरा फाइनल गुड हो गया। लेकिन जब उन्होंने स्वीट्स को बेच दिया तो बेचने के केस में वो स्वीट्स जो है वो आपकी इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से एग्जांपल समझ में आ गया होगा, डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड क्या होते हैं। और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि एक पर्टिकुलर गुड एक केस में जो है वो फाइनल गुड भी हो सकता है और इंटरमीडिएट गुड भी हो सकता है। अब नेक्स्ट आता है मेरा कंज्यूमर गुड। कंज्यूमर गुड मेरे चार तरह के होते हैं। ड्यूरेबल गुड्स, जिनकी जो लाइफ होती है बहुत लंबी होती है, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, कार, फर्नीचर। सेमी ड्यूरेबल में ये क्लोथ्स आते हैं जिनकी लाइफ थोड़ी सी कम होती है एज कंपेयर टू ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स आर दोस गुड्स जिसकी कोई लाइफ नहीं होती। और इसमें जो एग्जांपल्स है वो खाने पीने के आइटम्स होते हैं। आपने बर्गर लिया, खा लिया, खत्म हो गए। आपने पिज्जा ली, खा ली, खत्म हो गए। और सर्विसेज क्या होती है? सर्विसेज बेसिकली नॉन मटेरियल गुड्स होते हैं जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जैसे कि मान लीजिए हम लोग बार्बर शॉप जाते हैं बाल कटवाने के लिए, तो हमारी जरूरत है बाल कटवाना, ठीक है, वो हमें सर्विसेज देता है बाल काटने की। उसने हमारे हेयर कट किए, हमने उसको पैसे दिया, तो बेसिकली इज प्रोवाइडिंग अस सर्विसेज। ठीक है, तो वो गुड्स नहीं होते बट दे आर नॉन मटेरियल गुड्स विच सेटिस्फाई द कंज्यूमर नीड्स। अब आते हैं कैपिटल गुड पे। कैपिटल गुड के लिए आपको चार बातों का ध्यान रखना है कि कैपिटल गुड की जो लाइफ होती है वो ज्यादा लंबी होती है। ठीक है, कैपिटल गुड्स की लाइफ लंबी होती है। दूसरा, उस पे पीरियोडिकल रिपेयर एंड मेंटेनेंस चाहिए होता है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये डिराइव डिमांड होते हैं। कैपिटल गुड्स डिराइव डिमांड होते हैं। क्यों? क्योंकि कैपिटल गुड्स की जो नीड है ना वो तभी आएगी जब आपको दूसरे गुड्स की डिमांड को पूरा करना हो। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरा बेकरी का बिजनेस है। मेरे पास एक ओवन है जिससे मैं केक्स बनाता हूँ, बिस्किट्स बनाता हूँ, बेकरी प्रोडक्ट्स बनाता हूँ। एट प्रेजेंट एक बार में जो मेरा ओवन है वो 100 प्रोडक्ट्स बना देता है। अब मेरे पास एकदम से ऑर्डर आ गया कि मुझे 200 का ऑर्डर पूरा करना है। तो मैंने अगर एक नया ओवन परचेज किया, तो बताइए मैंने नया ओवन क्यों परचेज किया? क्योंकि मुझे 100 एक्स्ट्रा बेकरी प्रोडक्ट बनाने हैं। ठीक है, अगर 100 एक्स्ट्रा की डिमांड नहीं आती तो हो सकता था कि मैं उसको परचेज नहीं करता। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि जो कैपिटल गुड्स की डिमांड है वो डिराइव डिमांड है। उसकी डिमांड तभी आती है जब दूसरे गुड्स की डिमांड आए। अच्छा, एक एग्जांपल और लीजिए। मुझे ये पेन बनाना है, पेन बनाने के बिजनेस में हूँ। ठीक है, अब जब मैं पेन बनाऊंगा तो मैंने देखा कि एक मशीन आती है पेन बनाने में जो जल्दी जल्दी बनाती है। मैंने क्या, इसकी वजह से मुझे टाइम कम लगेगा, मेरी कॉस्ट कम लगेगी, मेरी कॉस्ट एफिशिएंसी वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, उस मशीन को परचेज कर लूंगा। मैंने मशीन को क्यों परचेज किया? क्योंकि मुझे इस पेन को बनाना था। आगे याद रखिएगा कि ये जो मेरा कैपिटल गुड है ना वो ह्यूमन की वांट्स को इनडायरेक्टली हेल्प करता है। इनडायरेक्टली कैसे? देखिए, आपको पिज्जा खानी है, ठीक है, आपने ओवन में सारा का सारा रेडी करके डाल दिया तो पिज्जा बन गई। देखिए, आपकी जो नीड है वो पिज्जा ने फुलफिल करी है। लेकिन पिज्जा आपने बनाई कैसे? पिज्जा जो आपने बनाई वो ओवन में यूज करके बनाई, इसलिए उसने उसको इनडायरेक्टली आपकी नीड्स को फुलफिल करने में आपकी मदद करी। ठीक है, तो ये मेरे चार तरह के गुड्स हो गए। नेक्स्ट मेरा कॉन्सेप्ट है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट।
नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन। देखिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब है आपने अपने कैपिटल स्टॉक में कितना ऐड किया, वो मेरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गया। नेट होता है आपने एक्चुअली में कितना ऐड किया, और डेप्रिसिएशन होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, या टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ जाए या यूसेज। इसको आप ऐसे समझिए कि आपने आज एक फोन खरीदा 15,000 का, ठीक है, आपने एक फोन खरीदा 15,000 का, 2 दिन आपने यूज किया, आपको अच्छा नहीं लगा, आप अपने दोस्त के पास चले गए, उसको बताया भाई 2 दिन पहले मैंने फोन लिया था, फोन सही है लेकिन मुझे मजा नहीं आ रहा, तू इस फोन को ले ले। ठीक है, वो 15,000 मांगेगा, कहेगा भैया 15,000 तो नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि 15,000 तो जाऊंगा, मुझे एक नया 80 पैक फोन मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्त बोलेगा ठीक है भाई मैंने 2 दिन इस्तेमाल किया ना, तो मुझे 12,000 रुपए दे दे। तो 12,000 रुपए में आपने फोन दे दिया। तो देखिए ये जो 15,000 है ना, ये आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गई। 12,000 जो है ये एक्चुअल एडिशन है, ये आपका नेट इन्वेस्टमेंट हो गया। और इन दोनों का जो डिफरेंस आया 3,000 रुपए का, माय डियर फ्रेंड्स, जो 3,000 रुपए का डिफरेंस आया, इसी को मैं कहता हूं डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन को एक और नाम से जानते हैं, वो है मेरा कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। ठीक है, वो है मेरा कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखिए टैक्सेस जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स आपकी इनकम पे लिया जाता है और इनडायरेक्ट टैक्स आपके गुड्स एंड सर्विसेज पे लिया जाता है। इंडिया में आज के टाइम में आप लोगों ये समझ लीजिए कि सिर्फ गुड्स एंड सर्विस टैक्स है जो इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, समझने के पर्पज से ही समझिएगा, वैसे तो 2-3 और मेरे इनडायरेक्ट टैक्स है, लेकिन आप जो है वो सिर्फ ये समझ लीजिए कि सिर्फ मेरा जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स ही इनडायरेक्ट टैक्स है। सब्सिडीज क्या होती हैं? सब्सिडीज बेसिकली फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है जो गवर्नमेंट किसी कंपनी को देता है गुड्स एंड सर्विसेज देने के लिए। ठीक है, सब्सिडीज जो है वो मेरी फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है जो गवर्नमेंट देती है कंपनी को प्रोडक्ट बनाने में। इन दोनों के डिफरेंस को, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज के डिफरेंस को कहा जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये आप लोगों के जो हम थ्योरी अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, उसमें ये बहुत ही हेल्प करेगा। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो आता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसको प्यार से लोग कहते हैं NFIA। आप भी शॉर्ट फॉर्म याद कर लीजिए, NFIA। देखिए NFIA दो चीज का डिफरेंस है, आपने बाहर से कितनी इनकम कमाई और आपने बाहर वालों को कितनी इनकम दी। ठीक है, आपने बाहर से कितनी इनकम कमाई और आपने बाहर से को कितनी इनकम दी, दोनों के डिफरेंस को मैं कहता हूं NFI। ठीक है, अब बाहर से कितनी इनकम कमाई, किसने कमाई? इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट ने कितना पैसा कमाया। ठीक है, इंडिया के लोगों ने कितना पैसा नॉर्मल रेसिडेंट ने कितना पैसा कमाया, और इंडिया ने दूसरे देश के नॉर्मल रेसिडेंट को कितना पैसा दिया, दोनों के डिफरेंस को मैं कहता हूं NFI। अब ये जो NFIA है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये NFIA ही है जो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के अंतर को दूर करता है। ठीक है, ये मेरा जो NFIA ही है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि वो ही जो NFIA ही है जो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के अंतर को दूर करता है। कैसे? देखिए जब भी आपको नेशनल इनकम निकालनी हो, NI स्टैंड फॉर नेशनल इनकम, इसका फॉर्मूला होता है डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA इज इक्वल टू
नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFI। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे 3 केस बन सकते हैं। पहला मेरा सवाल उठता है कि NI इज इक्वल टू DI, मतलब क्या नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम के बराबर हो सकती है। दूसरा, क्या नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से ज्यादा हो सकती है। और जो मेरा तीसरा केस बनेगा, क्या नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से छोटी हो सकती है। ठीक है, मेरे पास 3 केस बन रहे हैं। पहला केस कि क्या नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से ज्यादा हो सकती है। दूसरा केस, क्या नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से ज्यादा हो सकती है। और तीसरा केस, क्या नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से छोटी हो सकती है। इन तीनों का आंसर है जी हाँ। तीनों के जो आंसर है वो है यस। तीनों केस मेरे सही हैं। कैसे कैसे होगी और कब होगी, तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से बराबर, ज्यादा और कम कब हो सकती है, कैसे कब होगी, वो इस पे डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है NFIA। ठीक है, अगर NFIA 0 है, अगर आपका NFIA 0 है, तो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम 0 हो जाएगी, क्योंकि यहां पर 0 आ गए। अगर NFIA जो है वो 1 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, अगर NFIA 0 से बड़ा है, तो नेशनल इनकम हमेशा डोमेस्टिक इनकम से बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि आप यहां पर कुछ भी ऐड करेंगे, अगर आपने यहां पर कुछ भी पॉजिटिव इंटीजर ऐड किया, तो वो हमेशा डोमेस्टिक इनकम से बड़ा आएगा। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए डोमेस्टिक इनकम 100 है और आपने 1 ऐड कर दिया, तो नेशनल इनकम आपकी 101 हो जाएगी। वहीं पर अगर NFIA आपका 0 से कम है, तो नेशनल इनकम हमेशा डोमेस्टिक इनकम से कम होगी। फॉर एग्जांपल, डोमेस्टिक इनकम आपकी 100 है और NFIA आपका -1 है, तो नेशनल इनकम आपकी 99 हो गई। तो ये तीनों केस पॉसिबल है और ये डिपेंड करता है मेरा NFIA पे। ठीक है, ये मेरा डिपेंड करेगा NFIA पे। यहाँ पर 10th जो आपको पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पर यही चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कंपोनेंट्स ऑफ NFIA, तो NFIA के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक आता है कंपनसेशन, एक आता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और एक आता है मेरा रिटेन अर्निंग्स। ठीक है, हमें कितनी सैलरी मिली और हमने कितनी सैलरी दी, उन दोनों के डिफरेंस को कंपनसेशन में लिया जाता है। हमारी प्रॉपर्टी से कितनी इनकम हुई और प्रॉपर्टी से कितनी इनकम दी, इन दोनों के डिफरेंस को कहा जाता है मेरा नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और रिटेन्ड अर्निंग्स जो इंडिया की कंपनी ने बचा के रखी और जो बाहर की कंपनी इंडिया में है उन्होंने बचा के रखी, इन दोनों के डिफरेंस को कहा जाता है नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा NFIA। नेक्स्ट, फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम को याद होगा, हम लोगों ने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में भी पढ़ा था कि फैक्टर इनकम हमेशा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में दी जाती है। कौन कौन से होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्लीज जल्दी बताइए। और जल्दी बताओ यार। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। फैक्टर इनकम, रेंट, सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो जो भी इनकम हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को दी उसको कहा जाता है फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम क्या होती है, जो फ्री फंड में दे दी जाए, ऐसे ही दे दी जाए, बिना किसी ने कोई काम नहीं किया, हम उसको ऐसे ही पैसा दे रहे हैं, तो कहा जाता है ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम का सबसे बड़ा एग्जांपल है पेंशन। पेंशन जो है उसमें कोई प्रोडक्टिविटी लिंक नहीं होती, इसलिए जो जितनी भी मेरी ट्रांसफर इनकम है, कभी भी आप उसको नेशनल इनकम के कंप्यूटेशन में नहीं लेंगे। हालांकि फैक्टर इनकम को लेंगे क्योंकि उसमें प्रोडक्टिविटी लिंक आती है। अगला जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है मेरा फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो भी पैसा दिया गया सॉरी, उसे कहा जाता है फैक्टर कॉस्ट।
और मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस बेसिकली जिस प्राइस पे जो गुड्स मार्केट प्राइस में अवेलेबल है उसको कहा जाता है मार्केट प्राइस। इसका फॉर्मूला होता है फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अच्छा, सब्सिडीज को मार्केट प्राइस से लेस क्यों करते हैं? सब्सिडीज को क्यों माइनस किया जाता है जब भी हमें मार्केट प्राइस निकालना होता है? तो ध्यान दीजिएगा, सब्सिडी जो है वो आपकी कॉस्ट को कम कर देती है। आप बोलोगे कैसे? तो ध्यान से सुनिए, आपने 100 रुपए का आपकी कॉस्ट है, सरकार ने 20 रुपए आपको सब्सिडीज दे दी, तो टेक्निकली देखा जाए कि 100 में से आपको 20 रुपए तो मिल गए ना वापस। तो एक्चुअल में कितनी कॉस्ट आई आपकी? 80 आई। तो यही रीजन है जिसकी वजह से हम लोग कॉस्ट को लेस